आखिरकार नरेंद्र मोदी जी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं जिस तरह की उनकी राजनीति है। उनकी राजनीति जिस रास्ते पर जाती है उसी रास्ते पर वो जा रहे हैं। उनकी राजनीति की स्टाइल आप देखेंगे तो अचानक से फैसला ले देना, अचानक से टीवी पर आकर के ये घोषणा कर देना, वो घोषणा कर देना, और उसके बाद में फिर होच पोच होता रहता है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि जीएसटी के अंदर इतने संशोधन हो जा रहे हैं, फला नोटबंदी के अंदर इतने संशोधन हो रहे हैं, लॉकडाउन के अंदर फिर इतने संशोधन हो रहे हैं, फिर सरकार सुधार पर सुधार करती रहती है। मतलब कोई भी चीज जो है वो ला करके उठा करके पटक दो एक बार सामने, फिर उसके बाद में उस पर काम करना शुरू करना कि ठीक है हम ऐसे 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 इसको करेंगे। पहले बता करके उस पर सुधार करके उस पर जो है वो चीजें अमल में लाई जाए, उस तरह की राजनीति नरेंद्र मोदी जी की नहीं है। कल एक खबर आई और शाम को मैंने खबर बताई कि नरेंद्र मोदी जी वो 5 दिन का संसद का विशेष सत्र बुला रहे हैं और ट्विटर के जरिए इसकी जानकारी दी गई। इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि ट्विटर के जरिए संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की जानकारी दी जा रही है, और वो भी बगैर किसी एजेंडे के कि उसका सब्जेक्ट क्या होगा, क्या उसमें चर्चा होगी, क्या कानून लाया जा सकता है, इस पर कोई जानकारी नहीं दी गई। केवल मीडिया को ही नहीं, विपक्ष के नेताओं को और संसद के अंदर जो नेता हैं उनको भी नहीं दी गई। अब सुबह सुबह खबर आती है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता के अंदर कमेटी बनाई जा रही है, और इस कमेटी के अंदर 5 से 6 लोग हो सकते हैं, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रहेंगे, पूर्व सीजीआई रहेंगे, पूर्व चुनाव आयुक्त रहेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं। इस तरह से 5 से 6 लोग रहेंगे, और वो इस बात की संभावनाओं को देखेंगे कि क्या इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, क्या वो संभव है। वो इस चीज को टटोलने का काम करेंगे। लेकिन एक खबर इसके साथ साथ और आती है कि जेपी नड्डा तुरंत आनन फानन में वो पहुंच जाते हैं रामनाथ कोविंद के घर पर। अब एक चीज समझ से परे है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, उनको लगता है कि एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन वो अपने आप से करवा लेंगे क्या। चुनाव करवाने के लिए तो आपको विपक्ष की जरूरत होगी ही होगी, और जब आप इतना बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं तो विपक्ष को क्यों नहीं उसमें जो है शामिल कर रहे हैं। जेपी नड्डा अकेले पहुंच रहे हैं, क्या मतलब है इसका। वहां से खबर आती है कि रामनाथ कोविंद को अध्यक्ष बनाया जा रहा है कमेटी का, यहां से जेपी नड्डा पहुंच जाते हैं। तो क्या पर्दे के पीछे सबको मालूम था कि कहां पर क्या चीज होनी है। किसी को मालूम नहीं था कि जेपी रामनाथ कोविंद जी को रखा जाएगा, और पूर्व राष्ट्रपति हैं। पूर्व राष्ट्रपति के हिसाब से भी उनको इस तरह की कमेटी के अंदर रखना वो कितना उचित है, कितना उचित नहीं है, कि संवैधानिक तौर पर कितना उचित है कि एक पूर्व राष्ट्रपति जो कि पूर्व राष्ट्रपति रह चुका है और अब उसके बाद में आप राजनीतिक लोगों की राय मशवरे के लिए जो उसको नियुक्त कर रहे हैं, और उसके बाद में जेपी नड्डा वहां पर पहुंच रहे हैं। तो क्या पर्दे के पीछे सबको सब कुछ मालूम है। पहली चीज तो यहां पर यह हो गई। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी की नीयत अगर बिल्कुल साफ है, उनकी नीयत में, उनकी मंशा में कोई खोट नहीं है, या किसी प्रकार की इस इंडिया गठबंधन से कोई घबराहट नहीं है, वो बिल्कुल जो है वो चुनाव को लेकर के, अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त है, तो फिर आप ये बताइए कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो नई थ्योरी निकाली गई है, हालांकि बीजेपी इसका जिक्र करती रही है, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर इसको लागू करने की दिशा में जो बढ़ना है, वो जो पहली बार किया गया है अभी, ये आखिरकार क्यों किया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो नोटबंदी की तरह से है कि अगर किसी को पता चल जाएगा तो कोई रातों रात अपने नोट बदल लेगा। वन नेशन वन इलेक्शन तो एक ऐसी चीज है जिस पर सबकी सलाह मशवरा होगा, सबकी राय शुमारी की जाएगी, सब जो है वो अपनी तरफ से इसके पॉजिटिव नेगेटिव बताएंगे, और उसके बाद में चीजें तय होंगी। तो आप जो है वो ये क्यों सोच रहे हैं कि हम इसको चोरी चोरी चुपके चुपके ले आए। क्यों नहीं विपक्ष के नेताओं से सलाह मशवरा किया जा रहा है, और क्यों नहीं विपक्ष के नेताओं को जो है वो बताया जा रहा है कि हम ऐसे ऐसे चीजें करेंगे। आप जीएसटी लेकर के आते हैं, रातों रात फिर जीएसटी का सेलिब्रेशन होता है, और उसके बाद में फिर संशोधन पर संशोधन चलते हैं। ऐसे ही लॉकडाउन के अंदर, लॉकडाउन एक बार टीवी पर आकर के आज रात 8 बजे से सब लोग अपने घरों में रहेंगे, 12 बजे से। ऐसे ही नोटबंदी का आज रात 8 बजे से नोट रद्द है, फिर उसके बाद में संशोधन पर संशोधन। तो आखिरकार नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार की राजनीति क्यों करते हैं। ये राजनीति खुद उनके जो है वो राजनीति का जो तरीका है उसके ऊपर सवाल खड़े करती है कि बचकानी राजनीति है ये।
आप कोई मैच्योर राजनीति क्यों नहीं दिखाते हैं देश को, कि जिसमें आप जो फैसला लें तो उस फैसले पर जो है वो लोग अडिग रहें, आप खुद अडिग रहें। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आइए, ये वन नेशन वन इलेक्शन, मोदी जी इस पर पंजे क्यों गाड़ रहे हैं, क्यों आखिरकार उनको जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन चाहिए। तो कल मैंने आपको जो बात बताई थी वो मैं फिर से दोहरा देता हूं, और मैं कहता हूं कि मुझे लगता है कि मेरी बात अभी भी सही है। आगे कहां तक क्या होगी मैं आपको फिर भी बताऊंगा। कल मैंने कहा था कि इस देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन अगर कोई कहता है कि 2024 में हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल संभव नहीं है। 2024 में ज्यादा से ज्यादा मोदी सरकार यह कर सकती है कि 5 राज्यों के चुनाव, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, ये 5 राज्यों के चुनाव प्लस में लोकसभा के चुनाव, ये 2024 में जरूर करवाए जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप ये कहें कि सारे राज्यों के अंदर विधानसभाओं को भंग कर दिया जाए, और सारे राज्यों की विधानसभाओं के साथ साथ जो है वो लोकसभा को भंग कर दिया जाए, और फिर एक साथ चुनाव में उतरा जाए, यह संभव दिखाई नहीं देता है। इसके पीछे बहुत सारे संवैधानिक कारण हैं, बहुत सारी संवैधानिक मंजूरियां लेनी पड़ेंगी, अलग अलग विधानसभाओं से जो है वो मंजूरियां लेनी पड़ेंगी, और उसके बाद में बहुत सारे लॉजिस्टिक कारण हैं जिसकी वजह से आपके पास में पुलिस प्रशासन उतना होना चाहिए। मैंने कल भी इस बात को कहा था। मध्य प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश के अंदर 8 चरण में मतदान होते हैं, बंगाल में 8 चरण में मतदान होते हैं। क्या आपने अभी तक, आप जब ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो क्या आपने एक्सपेरिमेंट के तौर पर क्या किसी राज्य के अंदर जो चुनाव होते हैं उनको एक बार करवा करके देखा है? क्या आपने कोई जो चुनाव की जो चरण है उनको कम किया है? यहां तक कि मैं आपको बता दूं कि अभी जब आखिरी जो विधानसभा के चुनाव हुए पश्चिम बंगाल के अंदर, और पश्चिम बंगाल के अंदर जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, उस वक्त में कोविड की वजह से खुद मुख्यमंत्री, उस वक्त में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री जी आप 8 चरण की बजाय 5 चरण में चुनाव करवा दीजिए। कांग्रेस ने कहा कि हम चुनाव प्रचार नहीं करेंगे क्योंकि चुनावी रैलियों में लोग आ रहे हैं, प्रचार में लोग जा रहे हैं, इसलिए कोरोना फैल रहा है। लेकिन मोदी जी वहां पर भी टस से मस नहीं हुए, और मोदी जी ने 8 के 8 चरण में चुनाव करवाया, क्योंकि मोदी जी को पता था कि हमारी हवा नहीं बन रही है, और हवा जो है बनाने के लिए हमें और काम करना पड़ेगा। तो आपने एक भी राज्य के अंदर अपनी जो है वो मनसा ये नहीं दिखाई है, या कहीं पर भी वन नेशन वन इलेक्शन को इस कसौटी पर नहीं कसा है कि आप वहां पर किसी राज्य के अंदर ये करके दिखा सके और फिर उसको नेशनल लेवल पर हम जो है वो देख सकें। आप अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव एक बार में एक चरण में अगर करवा देते, तो फिर जो है वो देश के लोगों को विश्वास जगता, एजेंसियों को विश्वास जगता, जो चुनौतियां हैं वो सामने आती कि हाँ इसमें क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। आप एक उत्तर प्रदेश में एक चुनाव नहीं करवा सकते हैं एक दिन के अंदर, तो आप कैसे बता रहे हैं और कैसे कह रहे हैं कि पूरे देश में, और पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन की अगर आप बात करेंगे तो पता नहीं, अभी भी जब आम चुनाव होता है तो करीब करीब 2 महीने तक आम चुनाव चलता है। 10 अप्रैल से लेकर के पहला जो चरण है, अगर मुझे सही से याद आ रहा है, तो 10 अप्रैल को पहला चरण था लोकसभा का 2019 का वोटिंग, पहली चरण की वोटिंग 10 अप्रैल को, और उसके बाद में करीब करीब जो है वो मई में जाकर के जो है वो वोटिंग खत्म हुई थी, और 24 मई को जो है नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी। तो आप जो है वो लोकसभा का चुनाव अगर अकेले होता है तो उसमें 2 महीना निकल जाता है, और उसके साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी अगर एक साथ होते हैं तो मान करके चलिए कि 3 से 4 महीने, मतलब कि देश का एक बहुत बड़ा जो है वो हिस्सा जो है वो पूरा का पूरा समय जो है वो चुनाव के अंदर ही बीत जाएगा। और जब चुनाव चलते हैं तो फिर उसके बाद में लॉजिस्टिक जो कारणों की मैं बात कर रहा था, तो फिर हमारी पुलिस जो है वो सारी की सारी चुनाव प्रक्रिया में लग जाती है, जो हमारे अध्यापक हैं वो सारे के सारे चुनाव प्रक्रिया में लग जाते हैं। तो यानी ये होगा कि हम 5 साल में, अब इसके प्लस माइनस ये है कि लोग कहते हैं कि भाई हर चौथे महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं होते हैं, पूरे देश में उसका असर नहीं रहता है। जैसे मोदी जी ने जो लॉकडाउन किया था कोरोना के अंदर, उसको लेकर के सबसे बढ़िया जो सलाह दी गई थी सरकार को, वो यही थी कि आप लॉकडाउन वहां पर करें जहां पर जरूरत है, बजाय इसके कि पूरे देश में आप एक लाइन कहने के लिए कि संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन है। आपने कहा ये कि 8 बजे आकर के टीवी पर और कहा कि 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन है। जब नरेंद्र मोदी इस चीज को कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ वो जा रहे हैं, तो फिर
क्या उन्होंने उन चीजों को बारीकी से उनको देखा भी है, या किसी ने जो है वो आइडिया दे दिया कि इंडिया को लेकर के एक हवा खड़ी हो रही है, इंडिया को लेकर के एक माहौल तैयार हो रहा है, और ऐसे में लोगों का पूरा ध्यान डाइवर्ट करने के लिए यह मुद्दा लाया जा सकता है और इस मुद्दे पर काम किया जाए। दूसरा एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि जिन 5 राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें मध्य प्रदेश है, जिसमें राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, मिजोरम है, और इनकी अगर आप बात करेंगे सीटों के लिहाज से बात करेंगे तो राजस्थान में 25 सीटें हैं, राजस्थान के पास 25 के बाद 29 सीटें जो है वो मध्य प्रदेश में है, 11 सीटें छत्तीसगढ़ में है, 17 सीटें जो है वो तेलंगाना के अंदर है, और 1 सीट जो है मिजोरम के अंदर है। कुल मिलाकर के 83 सीटें हैं। ये 83 सीट जो है वो ये 5 राज्यों के अंदर 83 सीटें हैं, तो करीब करीब 100 सीटें ऐसी हैं अगर 5-0 से यहां पर बीजेपी आउट हो जाती है। अगर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तेलंगाना में, मिजोरम में यहां पर बीजेपी का कहीं पर खाता नहीं खुल पाता है, और बहुत हद तक इस बात की संभावना दिखाई देती है, क्योंकि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश कांग्रेस और बीजेपी का आमने सामने की टक्कर है, लेकिन बीजेपी इन तीनों राज्यों में जबरदस्त जो है वो बगावत भी झेल रही है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, वहां पर छोड़ छोड़ करके नेता भाग रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हो, वहां पर एक दूसरे को चोर नेता और भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। मोदी के मंत्री को जो है नंबर 1 भ्रष्टाचारी बताया है बीजेपी के नेताओं ने। और छत्तीसगढ़ के अंदर तो बीजेपी का कोई वजूद इस वक्त में नजर भी नहीं आता है, किसी सर्वे के अंदर जो है वो बीजेपी की जीत नजर नहीं आती है। उसके साथ साथ तेलंगाना में तो बीजेपी तीसरे खाते में भी नहीं है। वहां पर तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस के बीच में लड़ाई है, और भारत यात्रा के बाद में, कर्नाटक की जीत के बाद में कांग्रेस तेलंगाना के अंदर भी जीत को लेकर के आश्वस्त है। मिजोरम की जहां तक बात है तो मिजोरम में मणिपुर का असर पड़ेगा, तो वहां पर भी जो है बीजेपी के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। तो इन 5 राज्यों के अंदर बीजेपी को एक जबरदस्त झटका जो है वो देखने को मिल सकता है, और अगर 5-0 से बीजेपी आउट हो गई तो इसके बाद में 100 सीटें तो इन राज्यों की है, और उसके बाद में जो एक हवा खड़ी होगी राहुल गांधी को लेकर के, कांग्रेस पार्टी को लेकर के, इंडिया गठबंधन को लेकर के, जो एक हवा खड़ी होगी उसका मुकाबला फिर नहीं किया जा सकता है। यह सोच करके क्या नरेंद्र मोदी जी अचानक से 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि सवाल यही बार बार घूम फिर करके आएगा कि आपकी नीयत अगर यही थी, आपको लेकर के ही आना था, तो 20 दिन पहले ही ले आते आपको क्यों स्पेशल लेकर के आना पड़ा अभी? और आप जो है वो पहले के जो है वो 1 राज्य या 2 राज्य के अंदर उसका एक्सपेरिमेंट करते, राज्यों के बीच में जो है वो, जैसे कि अभी 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव होने हैं, तो 5 राज्यों के ना करके उसको जो है वो और 2 राज्य 4 राज्यों को और बढ़ा करके 10 राज्यों के एक साथ कराइए। तो ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। आप इसको अगर एक बार में लेकर के जाएंगे तो इससे जो है वो केवल और केवल नुकसान ज्यादा दिखाई देता है, फायदा जो है इसमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इतने बड़े देश में एक साथ चुनाव कराना यह कोई मामूली बात नहीं है। और इस अगर नरेंद्र मोदी सोचते हैं, एक तीसरी जो चीज है वो नरेंद्र मोदी के दिमाग में हो सकता है कि रही होगी, कि उनको लगता है कि विधानसभा चुनाव में वो चेहरा नहीं होते हैं, लोकसभा चुनाव में वो खुद चेहरा होते हैं, इसलिए कि 5 राज्यों में अगर बीजेपी हारती है तो हालत खराब हो जाएगी, और अगर मेरे नाम पर जो है चुनाव लड़ा जाएगा तो फिर लोग जो है मन बना करके जाएंगे, और लोग जब मन बना करके जाएंगे तो जाहिर सी बात है जब वो लोकसभा के अंदर अगर मेरे नाम का बटन दबाएंगे तो विधानसभा में भी बीजेपी का बटन दबा देंगे। उनके मन में हो सकता है कि ये सोच रही हो, लेकिन आपने देखा है साहब दिल्ली के अंदर बटन दबा क्या? दिल्ली के अंदर आपने खूब जो है नरेंद्र मोदी साहब ने, अमित शाह जी ने खूब गली गली में पर्चे बांटे हैं, लेकिन कितना बटन दबा आपका? आपने शाहीन बाग, मुसलमानों के बलात्कार, फला फला फता, पता नहीं क्या क्या बात कही गई, लेकिन क्या उसके बाद में बटन दबा? आपकी सीटें कितनी आई? आपकी सीटें 2.5 के आंकड़े को पार नहीं कर पा रही। तो ये मुगालते में क्यों है सरकार? कौन है सरकार का सलाहकार जो बता रहा है कि आप इस तरह से करेंगे तो आपको जो है ये इतना फायदा हो जाएगा, उतना फायदा हो जाएगा? आप किस तरफ भी सो जाइए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो अब धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं। कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, इतिहास के अगर झरोखे से देखेंगे इसको तो अभी तक जो है कब कब क्या क्या हुआ है वो सुनिए जरा। अभी तक 5 बार जो है वो संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। 14 से 15 अगस्त को आजादी के साथ में पहला सत्र जो है बुलाया गया था। पहला दिन जो है उस दिन वो सत्र बुलाया गया 1 दिन के लिए।
दूसरा बुलाया गया 14 से 15 अगस्त 1972 को, जब आजादी की 25 साल हमने मनाए, तब दूसरा सत्र बुलाया गया। 9 अगस्त 1992 को भारत छोड़ो आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ के लिए आधी रात को विशेष सत्र हुआ था। ये कल ही मैंने आपको बताया था कि विशेष सत्र बुलाने का मतलब यह है कि या तो देश को जो है कोई बहुत बड़ी खुशी हुई है, तब जो है वो विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, या देश में कोई बहुत बड़ा संकट है, तब जाकर के विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, या किसी का निधन अचानक से हो गया है, कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई बड़े पद पर कोई व्यक्ति है, उसका निधन हो गया है, तो उसको श्रद्धांजलि के तौर पर बुलाया जा सकता है। तो 3 मौके तो ये हो गए। पहला मौका 14-15 अगस्त 1947 में जो है जब हम आजाद हुए तब, दूसरा मौका 1972 में जब हमने आजादी के 25 साल मनाए, और तीसरा मौका जब भारत छोड़ो आंदोलन के 50 साल पूरे हुए, जब तीसरा मौका था 9 अगस्त 1992 को। और उसके बाद में 26 अगस्त 1 सितंबर को, 26 अगस्त से 1 सितंबर को 1997 के अंदर आजादी के 50 साल का जश्न मनाने के लिए 6 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था। ये 26 अगस्त से लेकर के और 1 सितंबर तक मनाया गया। उसके बाद में 30 जून 2017 को जो है जीएसटी लागू करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने ही जो है वो संसद का आधी रात को, अब देखिए ये भी बड़ी गजब की बात है कि नरेंद्र मोदी साहब, उनकी राजनीति अलग तरीके की है। टैक्स लागू किया गया, एक नया टैक्स सिस्टम लाया गया, कोई टैक्स हटाया नहीं गया था, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने सेलिब्रेशन करवा दिया। लोगों के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा था और टैक्स लगाए जाने को सेलिब्रेशन के तौर पर उन्होंने सेलिब्रेट किया वहां पर। तो वो चीज भी जो है वो आधी रात को हुई, 1 दिन के लिए हुआ। लेकिन अब जो 5 दिन के लिए बुलाया जा रहा है, ये जो पहले 5 बार जो अभी तक जो विशेष सत्र बुलाया गया, तो किसी भी सत्र के अंदर ऐसा नहीं हुआ था कि ट्विटर के अंदर जानकारी दे दी गई हो। हालांकि 2017 में तो ट्विटर जरूर आ गया था, लेकिन उससे पहले 97 में 92 में तो ट्विटर ही नहीं था। लेकिन किसी भी सत्र में यह नहीं हुआ कि सरकार ने अपना एजेंडा नहीं बताया हो कि हम क्या करना चाहते हैं। भाई क्या ये नोटबंदी कर रहे हैं वहां पर, तो फिर क्या चोरी छिपे करना है? आप चर्चा करिए, सामने आइए, बात करिए, बताइए आपके झोले में क्या है, दिखाइए जरा, लोग भी देख ले आपके झोले में क्या है। क्या आपके झोले में ऐसा है जो आप चोरी छिपे उसको लेकर के घूमते हैं और बाद में फिर चीजें सामने आती, फिर होचपोच होती रहती है। तो ये 5 चीजें जो है मैंने आपको बताई, 5 बार जो अभी तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, अभी 6ठी बार बुलाया जा रहा है। अब इसके बाद में एक चीज और देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो मसला है, ये 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो मसला है, वो पूरे देश में अभी तक जो लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए हैं, तो वो आजादी के बाद 1992 में, 97 में, 62 में और 67 में एक साथ में चुनाव हुए। तब ये भी कहा जाता था कि हमारे पास में उतना पैसा ही नहीं था। किसी दौर में ये बताया जाता है कि खुद जवाहरलाल नेहरू जो है वो साइकिल लेकर के और बैलगाड़ी से चुनाव प्रचार के लिए गए थे। उस वक्त में जो है प्राइवेट जेट का, हेलीकॉप्टर का और उस तरह से उतनी सुविधा नेताओं को नहीं थी, और जाहिर सी बात है वो अपने लिए शायद हो सकता है कि खर्च नहीं करना चाह रहे उतना पैसा। तो बैलगाड़ी लेकर के नेहरू जो है वो चुनाव प्रचार के लिए गए थे। तो उस दौर में 1952 में, 57 में, 92 में और 67 में 4 बार ऐसा हुआ कि लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए। लेकिन उसके बाद में 1968 में और 1969 में कई राज्यों की विधानसभाएं जो है भंग कर दी गई, और उसके बाद में 1970 के अंदर जो लोकसभा भी भंग कर दी गई थी। और उसके बाद में जो परंपरा चली आ रही थी 1 नेशन 1 इलेक्शन की, यानी करीब करीब 20 साल तक जो है वो आज़ादी के, ये 47 में हमें आज़ादी मिली और 47 के बाद 67 तक, 1967 तक 20 साल तक जो है वो इस देश के अंदर 1 नेशन 1 इलेक्शन होता रहा। लेकिन तब का दायरा, तब के वोटर, तब की जनसंख्या, तब का तौर तरीका कितना अलग था और आज कितना बदल गया है, किस तरह से बदल गया है। हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव हो, चाहे जो है अभी पंचायत के चुनाव हो, वहाँ पर हिंसा कितनी होती है, कितनी फोर्स हमें चाहिए होती है, कितनी लूटमार होती है। और ईवीएम को लेकर के ईवीएम कितनी खबरें आती हैं कि फलां जगह पर ईवीएम बीजेपी की गाड़ी में मिली है, फलां जगह पर बीजेपी के घर में मिली है। तो इन सब चीज़ों की रोक के लिए भी हमें पुलिस प्रशासन चाहिए होगा। ऐसा नहीं है कि हम जो है वो 1 नेशन और 1 इलेक्शन करवा दें, जैसे स्कूल के अंदर होता है कि चलो ठीक है इस बार पेपर दो और खत्म करो, और उसके अंदर सब बच्चों को जो है जैसे तैसे नंबर दे करके पास करके निकाल दो। तो वो सिस्टम तो है नहीं, ये देश का लोकतंत्र है। और इसमें आप जैसे तैसे करके आगे पीछे करके सब बच्चों के रामू शामू काकू कामू के जो है सबके नंबर आगे पीछे करके, और चलो ठीक है इसके 17 नंबर, इसके 18 नंबर, इसको 25 नंबर, इसको 28 नंबर, ऐसे करके आप पास नहीं कर सकते हैं ना। ये देश का लोकतंत्र है, एक एक वोट के मायने रखता है। और 2024 का चुनाव है, देश में सबसे अहम चुनाव है इस वक्त में, लेकिन आप उसमें क्या कर रहे हैं। अब इसके बाद में एक चीज और है, क्या ये सारी चीजें इसलिए हैं कि जिस तरह से अडानी को लेकर के जो कल खुलासा हुआ,
अडानी को लेकर के जिस तरह से गार्डियन अखबार हो या फाइनेंशियल टाइम्स अखबार हो, उन्होंने जो खुलासे किए, और उसके बाद में राहुल गांधी सामने आए और राहुल गांधी ने कहा कि अडानी को जिस व्यक्ति ने क्लीन चिट दी वो व्यक्ति एनडीटीवी का डायरेक्टर बनकर के बैठा हुआ है। तो जो आरोप लगाए जा रहे विपक्ष के तौर पर वो गंभीर आरोप है, उनकी जांच होनी चाहिए। और कल जो है ये राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया कि दुनिया के 2 बड़े अखबारों ने प्रधानमंत्री और अडानी के रिश्ते पर सवाल उठाए हैं। ये हिंदुस्तान की इज्जत पर दाग है, हिंदुस्तान की इज्जत पर दाग है। प्रधानमंत्री जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप अडानी पर फुल स्केल जांच से क्यों घबरा रहे हैं? और उन्होंने एक फोटो जो है वो दिखाई गार्डियन अखबार की, और उसमें खुद की फोटो जो है ब्लर है, लेकिन ये फोटो जो है ब्लर नहीं है। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि अडानी पर जांच हो। तो क्या अडानी पर जांच हो, ये सारी चीजें खुले, उससे पहले एक नया पिटारा हम खोल दें? अब इसके बाद में चलते चलते मैं आपको दिखाता हूं, वरिष्ठ पत्रकार है शकील अख्तर, उन्होंने 2 बातें कही, बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुनिए जरा इनको। ये कह रहे हैं कि पहला मौका है जब पूर्व राष्ट्रपति को इस तरह से राजनीति में लाया गया हो। इससे पहले किसी पूर्व राष्ट्रपति को कभी किसी कमेटी का अध्यक्ष नहीं बनाया गया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक कमेटी का चुनाव बना करके राष्ट्रपति की गरिमा को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। जो बात मैं पहले कह रहा था कि एक व्यक्ति जो कि देश की राजनीति से ऊपर उठ गया है और आप उसको फिर से उन्हीं गलियों में लेकर के आना चाह रहे हैं, और उन्हीं गलियों में वो खड़ा होकर के पूछे, हाँ भाई कांग्रेस वालों तुम बताओ तुम्हारा क्या मनसा है, हाँ भाई बीजेपी वालों तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। और उसके बाद में फिर जो है वो आरोप प्रत्यारोप भी लगेंगे। कांग्रेस बाहर आकर के कहेगी कि हमारी इतनी नहीं चली, हमारी उतनी चली है। बीजेपी बाहर आकर के कहेगी कि कांग्रेस ये कर रही है, वो नहीं कर रही है। और उस पूरी खिचड़ी में बदनामी किसकी होगी? बदनामी राष्ट्रपति जी की होगी, पूर्व राष्ट्रपति जी की, कि आप जो है वो अध्यक्ष हैं और आप क्यों नहीं करवा पा रहे हैं। ये चीजें बाहर क्यों आ रही, और ये चीजें बाहर आएंगी जब राजनीति को लेकर के जो बातें होंगी, टकराव होगा, तो फिर उसमें जो है वो चीजें बाहर भी निकल करके सामने आएगी। दूसरा ट्वीट देखिए, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिटायरमेंट के बाद में राज्यसभा दी गई, तभी यह तय हो गया था कि अब किसी संवैधानिक पद की विश्वसनीयता व गर्मियां नहीं छोड़ी जाएगी। उसके बाद में पूर्व राष्ट्रपति जी को भी राजनीति से उठा लाए, और जिन कोविंद ने 5 साल तक किसी विषय पर कोई बात नहीं की, अब वो जनता की राय लेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, और मोदी साहब जो है वो स्पष्ट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। मन की बात में कहीं पर कोई जिक्र कर रहे हैं या कहीं पर वैसे टीवी पर आकर के संबोधन कर दें, और बताएं तो सही देश को कि उनकी मंशा क्या है। क्या ये पूरा का पूरा जो खेल रचा गया है, ये इंडिया की ताकत को देखते हुए, इंडिया की ताकत जिस तरह से बढ़ रही है, राहुल गांधी की लोकप्रियता जिस तरह से बढ़ रही है, क्या उसकी बौखलाहट में लिया गया एक फैसला है ये, या नरेंद्र मोदी जी की नीयत, उनकी मंशा बिल्कुल साफ है और वो देश में एक 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहते हैं? तो फिर सवाल यह है कि इससे पहले अभी तक नरेंद्र मोदी साहब कहां पर सो रहे थे? क्या इसको लेकर के देश में एक बार भी इसको लेकर के डिबेट हुई? क्या उस कहीं पर कोई डिबेट के अंदर जो है वो कोई काम किया गया? क्या इससे पहले कोई कमेटी बनी है? क्या कहीं पर कोई जो है वो इसको लेकर के सलाह मशवरा मांगा गया है? अगर कुछ नहीं, तो इतने बड़े सब्जेक्ट को आप एकदम से लेकर के आ रहे हैं, आपकी तैयारियां क्या है? ये आपकी राजनीति करने के लेवल को जो है दिखाता है कि आपकी राजनीति में कितनी मैच्योरिटी है, या आपकी राजनीति जो है वो बिल्कुल होच-पोच करने वाली राजनीति है। तो बहरहाल आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये बहुत बड़ी खबर है। और जाहिर सी बात है, इतना बड़ा हाथी है ये कि जो जिसकी सूंड को पकड़ रहा है तो उसी को हाथी समझ रहा है, जो पूंछ को पकड़ रहा है तो उसी को हाथी समझ रहा है। खबर बड़ी है, लोगों तक पहुंचेगी, और लोग अगर उसको गहराई से समझेंगे, मैंने कोशिश की है सारे पहलुओं को समेट कर आप तक पहुंचाने की, तो अगर लोग डिटेल में इसको समझ पाएंगे तो फिर ये मुद्दा जो है लोगों के जहन में क्लियर हो पाएगा, और लोग जो है वो गलत चीज़ों की अफवाहों से और उन चीज़ों से बच पाएंगे, और लोगों की एक राय जो है वो बन पाएगी। तो शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, अपनी राय जरूर लिख करके बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।